जब मैं छोटा था, मेरी माँ के साथ मैं खेत में जा रहा था, तब एक स्टेट ट्रांसपोर्ट की एसटी बस सामने से गई। तो मैंने मेरी माँ को पूछा कि ये एसटी बस किसकी है। तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि ये एसटी बस सरकार की है, शासन की है। तो मुझे सरकार के बारे में एक आकर्षण पैदा हो गया। और जब दूसरी में हमारे प्राथमिक स्कूल के टीचर ने पूछा कि तुमको सबको क्या क्या होना है आगे बढ़कर, तो किसी ने बोला कि मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी ने बोला डॉक्टर बनूंगा। मैंने बोल दिया कि मुझे सरकार बनने का। लेकिन जब मैं स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में बोला था कि मैं सरकार बनूंगा, तो बच्चे, मेरे क्लासमेट मुझे हंसने लगे। बहुत बुरा लगता था। और उस दिन से हमारा सरकार बनने के लिए धर्म युद्ध चालू हुआ। मेरी माँ, मेरे पिताजी बहुत बड़ी आशा लेके बैठे थे कि ये हमारा प्रताप मेडिकल कॉलेज में जाएगा। जिस दिन मुझे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला, उस दिन पूरा भविष्य अंधकारमय हो गया, ऐसा लगने लगा। जब मैं खेती करता था और डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के लिए एग्जाम देता था, तभी मुझे लोगों ने भी यही बताया कि एक किसान आदमी कलेक्टर बनने के लिए जा रहा है, एसपी बनने के लिए जा रहा है। तो जब लोग तुम्हारे सपने के ऊपर हंसेंगे, तब तुम राइट डायरेक्शन में चल रहे हो। नहीं तो जब लोग तुमको हंसेंगे नहीं, तो तुम्हारा जो डायरेक्शन है वो गलत है। कि नेवर गेट सेटिस्फाइड। जिस दिन तुम सेटिस्फाई होगे, उस दिन तुम्हारा प्रोग्रेस का कर्व ये नीचे आना चालू हो जाएगा। जब तुम खुद की स्पर्धा खुद से करेंगे, तब तुम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। और सिर्फ लाल दिया का गाड़ी, बड़े बंगला, बड़े मकान, बड़ा ऑफिस, ये बड़ा बड़ा के चक्कर में जो लोग बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। तुम लोक सेवक है, यू आर ए पब्लिक सर्वेंट। तुम्हारा उत्तरदायित्व तो पूरी भारतवर्ष के लिए है, गरीबों के लिए, समाज के प्रति है। जय हिंद। मैं डॉक्टर प्रताप रामचंद्र दिघावकर, महाराष्ट्र काडर से विशेष पुलिस महानिरीक्षक पद से अभी मैं सेवानिवृत्त हुआ। और उसके बाद तुरंत ही महाराष्ट्र शासन ने मुझे सदस्य महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, मेंबर महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन करके अपॉइंट किया। ये अभी एमपीएससी के मेंबर के अनुस्वरूप मैं मुंबई में कार्यरत हूँ। डीकेटी चैनल के माध्यम से मैं सबका तहे दिल से इस्तकबाल कर रहा हूँ। और डीकेटी का जो एक इनोवेशन है, जो सक्सेस स्टोरी लोगों के सामने लाने का, मैं उसके लिए भी उसका अभिनंदन करता हूँ। मैं एक छोटे से देहात से आने वाला एक ग्रामीण युवक हूँ। हमारी स्कूल एक बहुत छोटी सी स्कूल थी, जिला परिषद की स्कूल, और एक ही टीचर हमको पढ़ाते थे। गांव के लड़के जो ग्रामीण भाग में खेलने का, खेत में काम करने का, अलग अलग चीज़ें सीखने के लिए वर्नाक्युलर मेथड्स यूज़ करने का, उससे हमारा बचपन गुजरा। मैं घर में सबसे छोटा था, इसके लिए आज की तरफ घर में एक बच्चा और एक नहीं रहते थे। उस समय घर में काफ़ी जॉइंट बड़ी फैमिली रहती थी, 4 भाई 1 बहन, ऐसा हमारा ये था। पिताजी हमारे प्राइमरी स्कूल टीचर थे और मदर हमारी माँ जी किसान थी, काश्तकार थी। खेत में, खेत और खलिहानों में काम करने वाली एक महिला थी।
तो जब हमने पढ़ाई शुरू की तब गांव के बच्चे के सामने कोई कौन सा भी सपना नहीं रहता है। लेकिन जब मैं छोटा था, मेरी माँ के साथ मैं खेत में जा रहा था, तब एक स्टेट ट्रांसपोर्ट की एसटी बस सामने से गई। तो मैंने मेरी माँ को पूछा कि ये एसटी बस किसकी है। तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि ये एसटी बस सरकार की है, शासन की है। हमारे गांव के बाजू में मिग फैक्ट्री ओझर में है, वहाँ से एक दिन फ्लाइट ऊपर से जा रहा था, एरोप्लेन। तो वो देखने के बाद भी मैंने क्यूरियोसिटी से मेरी माँ को पूछा कि ये एरोप्लेन किसका है। तो माँ ने और जवाब दिया कि ये सरकार का है। तब मैं काफ़ी छोटा सा लड़का था, तो मुझे सरकार के बारे में एक आकर्षण पैदा हो गया। और जब दूसरी में हमारे प्राथमिक स्कूल के टीचर ने पूछा कि तुमको सबको क्या क्या होना है आगे बढ़कर, तो किसी ने बोला कि मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी ने बोला डॉक्टर बनूंगा। मैंने बोल दिया कि मुझे सरकार बनने का है। और उस दिन से हमारा सरकार बनने के लिए धर्म युद्ध चालू हो गया। तो 10वीं कक्षा में पास किया हमने, सेंटर में मैं दूसरा आया। फिर गांव के बाजू में तहसील प्लेस में एक बोर्डिंग थी, वहाँ 5 बौरा गऊ दे के हमने 1 साल का फी भर दिया। और वहाँ भी फी के माध्यम से 5 बौरा गेहूँ हमने दे दिया। तो बोर्डिंग में 1 साल निकला। और फिर 12th में हमने मालेगांव में एडमिशन लिया। तब बहुत क्रेज थी कि होशियार जो विद्यार्थी रहते हैं वो MBBS या मेडिकल प्रोफेशन के लिए जाते थे। हमको भी कुछ मालूम नहीं था। एक भाड़े से किराए से रूम ले लिया, उसमें 4 लड़कों ने हमें हाथ से खाना बनाना चालू कर दिया और स्टडी करना चालू कर दिया। 12th में मुझे 85% मार्क्स मिले, लेकिन 5 जिले में सिर्फ एक ही मेडिकल कॉलेज था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो मुझे 1% से मेरा वहाँ का एडमिशन चला गया। तो माँ बाप की तरफ से तो लगा कि ये बच्चा ने कुछ नहीं किया। मेरी माँ, मेरे पिताजी बहुत बड़ी आशा लेके बैठे थे कि ये हमारा प्रताप मेडिकल कॉलेज में जाएगा। जिस दिन मुझे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला, उस दिन पूरा भविष्य अंधकारमय हो गया, ऐसा लगने लगा। जब तक एक होशियार विद्यार्थी की तरफ से मेरे ऊपर लोगों का ध्यान जाता था, लेकिन मुझे जो यशस्विता नहीं मिली, उसकी वजह से मेरे तरफ देखने का सबका दृष्टिकोण बदल गया। मुझे भी फ्रस्ट्रेशन आ गया। तो मैंने तय किया कि अभी गांव में खेती करने का। और मैं मेरे गांव निताने, तालुका बागलान, जिला नासिक वापस आके मैंने खेती का काम चालू कर दिया। हल चलाना, कपास के ऊपर स्प्रे करना, गन्ने की कटाई करना, गेहूं की कटाई करना, ये सब काम मैं करने लगा। लेकिन जब मैं स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में बोला था कि मैं सरकार बनूंगा, तो बच्चे, मेरे क्लासमेट मुझे हंसने लगे। बहुत बुरा लगता था। तो एक दिन खेत में मैं काम कर रहा था, मेरे पिताजी, मेरे माताजी भी मेरे साथ काम कर रहे थे। तो कोई चीज़ के ऊपर मेरे और मेरे पिताजी के वैचारिक मतभेद हो गए। और मैं जो बोल रहा था, पिताजी बोल रहे थे कि ऐसी खेती नहीं होगी, तुम खेती मत करो। और तभी भी अभी दूसरा कुछ मार्ग नहीं था। लेकिन मुझे
एक अच्छी आदत थी कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता था, और टाइम्स ऑफ इंडिया में एक उस्मानिया ओपन यूनिवर्सिटी के एक एडवर्टाइज आई थी कि 12th के बाद तुम 2 साल में 1 सिटिंग में सब बीए के पेपर देके तुम 1 साल में बीए कर सकते हैं। मैंने पिताजी से ये बात डिस्कस की, लेकिन पिताजी का भरोसा नहीं था, क्योंकि ऐसी 1 साल में बीए डिग्री नहीं मिल सकती थी। लेकिन मेरी माँ का मेरे ऊपर बहुत भरोसा था। तो माँ बोली कि तुझे क्या चाहिए। माँ को बोला कि मुझे 350 रुपये चाहिए, और 350 रुपये, माँ के पास 300 रुपये थे, और हमारे एक नेबर, हमारी चाची, उसके पास से 50 रुपये लिए। ऐसे 350 रुपया का फॉर्म मैंने भरा, और उस्मानिया यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, उसमें मैंने एडमिशन ले लिया, ओपन यूनिवर्सिटी में, करस्पॉन्डेंस। फिर मैंने स्टडी चालू किया, इतिहास, राजनीति शास्त्र और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मैंने स्टडी चालू किया। और स्टडी चालू करने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 59% मिले, और मैं बीए हो गया। मेरा 12वीं कक्षा के बाद ग्रेजुएशन तक मेरा खर्चा सिर्फ 700 रुपया रहा। मैं जब हैदराबाद गया एग्ज़ाम देने के लिए, तभी भी मैं एक धर्मशाला में रुका। और गर्व की बात एक है कि 12वीं के बाद बीए के अभ्यासक्रम के लिए मैंने पिताजी से 1 पैसा भी नहीं लिया। फिर मैं ग्रेजुएट तो हो गया। फिर महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की एग्जामिनेशन आई, पीएसआई की, और मैं महाराष्ट्र में 13वीं रैंक पाके मैं सब इंस्पेक्टर बन गया। जब सब इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग चल रहा था, तो मुझे मालूम पड़ा कि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। तो मैंने उसी दिन से डीवाईएसपी की परीक्षा के लिए, डीएसपी की परीक्षा के लिए मैंने काम करना चालू कर दिया। मैं सटाना कॉलेज के एक प्रोफेसर गुंजाल के नाम पे 2 बैंकिंग के पुस्तक निकाले। मेरे जो बहनोई थे, प्रोफेसर के.एम. देवरे, उसके नाम पे 2 ज्योग्राफी के किताबें निकाले। ग्राम पंचायत में लोक राज्य करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट का डेवलपमेंट प्रोग्राम के मैगजीन्स आते हैं, वो 5 साल के मैगजीन इकट्ठा करके उसका स्टडी चालू किया। गांव की सहकारी सोसाइटी में एक शेतकरी करके मासिक आता था, उसका भी अध्ययन चालू किया। और गांव के स्कूल में एक लोक सत्ता करके न्यूज़पेपर आता था, तो वो भी 4 साल की रद्दी लाई, और उसमें से एडिटोरियल, करंट अफेयर्स, और जो रविवार का लोक सत्ता है उसमें से जो आर्टिकल्स, वो सब मैंने इकट्ठा किए और डीवाईएसपी के लिए स्टडी चालू कर दिया। मेरे दुर्भाग्य से उस साल डीवाईएसपी की सिर्फ 3 ही वैकेंसीज थी महाराष्ट्र में डीएसपी की, और मैंने सिर्फ एक ही प्रेफरेंस दिया डीएसपी का, और बाकी सब प्रेफरेंस मैंने ब्लैंक रख दिए। और उस साल कम से कम 1.25 लाख बच्चे महाराष्ट्र में अपीयर हुए। जब मैं प्रीलिम पास हो गया, मेन पास हो गया, तो मेन के लिए मैंने सिर्फ एक 70 रुपये का एक किताब खरीदी किया। तो ये 70 रुपये का एक किताब महाराष्ट्र 84 करके था। तो ये सब मटेरियल लेके मैंने स्टडी चालू किया। एक भी दिन किसी क्लास में नहीं गया, किसी को मिला भी नहीं। जब तुम खुद का गुरु खुद बनेंगे तब तुम जीत सकते हैं। और जब तुम समझने वाले हैं कि ये तुम्हारा जंग अकेले का है, अकेले लड़ने का है, तब तुम उसमें जीतने की बहुत बड़ी आशंका होती है।
उसमें एक बहुत अच्छा शेर है, जहाँ सर झुक जाए वही मंदिर है, जहाँ नदी पानी में समा जाए वही समंदर है। जीवन के महाभारत में युद्ध बहुत है, लेकिन जो हर जंग जीता है वो सिकंदर होता है। तो ऐसा हमारा स्टडी चालू हो गया और 85 में जो रिज़ल्ट आया कि मैं महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंस पास हो गया, और मेंस पास होने के बाद मेरा इंटरव्यू के लिए, अभी मैंने जो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू मैगजीन में जो इंटरव्यू आती थी यूपीएससी की, वो 18 किताबें मैंने रद्दी के यहाँ से लिया और फिर उसके जो इंटरव्यूज़ थे यूपीएससी की उसका स्टडी किया। और कहने में मुझे बहुत गर्व आता है कि महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में मैं पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन में सेकंड आया और डीवाईएसपी के लिए मेरा चयन हो गया। जब मेरा साक्षात्कार हुआ, इंटरव्यू में मेरा ग्रेजुएशन के बारे में, खेती के बारे में, इसके ऊपर ही मेरा इंटरव्यू 45 मिनट चला और 200 मार्क की इंटरव्यू से मुझे 150 मार्क मिले और मेरा सिलेक्शन हो गया। आज बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे गाइडेंस नहीं मिला, मुझे कोई गॉड फादर नहीं, गॉड मदर नहीं, कोई तो यहाँ तक जाते कि गॉड फादर इन लॉ नहीं। लेकिन जब तुम खुद के ऊपर भरोसा रखेंगे तो तुम एक दिन आगे बढ़ने वाले। डीवाईएसपी के ट्रेनिंग में भी मैं पूरे एकेडमी में टॉप किया। जब मैं प्रोबेशनर था तब एक जामुलपाड़ा गांव में बाढ़ की वजह से 130 लोग मर गए थे। मुझे एसपी ने बोला कि तुम उधर ट्रेनिंग में कर रहा था, तुम जाओ उधर। उस समय बारिश की वजह से सब ब्रिज टूट गए थे। रात के अंधेरे में 12 किलोमीटर पैदल चल के सुबह सुबह हम पहुँचे और 120 डेड बॉडियाँ हमने खेत में से और आजू बाजू के एरिया से रिकवर किए और सबका हमने जाति धर्म के अनुसार उसका सब हमने संस्कार किया। उस समय जब मैंने डीवाईएसपी ज्वाइन किया तब मेरे मन में आया कि पुलिस की सेवा ये एक तपश्चर्या है। आज मूवी में दिखाते पुलिस ऑफिसर और आज के काफ़ी नए आईपीएस प्रोबेशनर और आईपीएस ऑफिसर खुद का छोटा छोटा वीडियो बना के यूट्यूब पे डालते हैं और ये देख के लोगों को लगता है, यूथ को, कि ये पुलिस सेवा बहुत इजी है। जिस दिन 120 डेड बॉडीज़ हमने इकट्ठा किया और डॉक्टर से डेथ सर्टिफिकेट लेके उसका संस्कार किया धार्मिक शास्त्र के अनुसार, उस दिन मैं प्रोबेशनर था और उस दिन मुझे समझा कि पुलिस का जॉब कितना डिफ़िकल्ट है। पहली बात तो तुम कभी नहीं बोलने का ही नहीं। कौन सी भी जिम्मेदारी आपके ऊपर दिया, मुझे बोला, रात को बोला कि तुम वो गांव में चले जाओ। वो गांव में पूरा नदी का पानी घुस गया और उसमें दुर्दैवपूर्ण हमारे 4 कांस्टेबल का भी डेथ हो गया था। तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हारी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी की अल्टीमेट टेस्ट हो जाती है। तो पुलिस ऑफिसर के लिए तुमको एक एटीट्यूड होना चाहिए। पहला, हर एक सिचुएशन में आगे रहने की तुम्हारे उम्मीद रहनी चाहिए। देयर आर ओनली 2 वे ऑफ लीडरशिप, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और लीडिंग बाय सेटिंग द एग्जाम्पल। मैं और 5 कांस्टेबल वो रात को अंधेरे में 12 किलोमीटर पैदल चल के गाँव में पहुँचे और गाँव के लोग को धीर और साहस दिया। तो पुलिस का जॉब करते समय आपको पुलिस का एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आज की सिस्टम में मैं देखता हूँ कि बहुत से कैंडिडेट फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस देते हैं। आईएएस नहीं मिला तो क्या करने का, आईपीएस लो। आईपीएस नहीं मिला तो आईआरएस लो। जब एक एक मार्क की वजह से हम हमारा
एटीट्यूड और एप्टीट्यूड बदलते हैं। तो खास करके बाकी सर्विसेज और पुलिस में एक बुनियादी फ़र्क है। पुलिस के लिए तुमको लीडरशिप फील्ड पे देना पड़ता है। दूसरा, तुम्हारे हाथ में कोई भी सिचुएशन नहीं रहता है। सिचुएशन कंट्रोल यू कांट कंट्रोल द सिचुएशन। और बाकी डिपार्टमेंट जैसा ये प्रॉब्लम के लिए ये सॉल्यूशन है ऐसा भी या इक्वेशन नहीं है। हर एक प्रॉब्लम अलग रहता है और हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग सॉल्यूशन रहता है। तो मैंने काफ़ी लीडरशिप की किताबें का भी स्टडी किया। जो आजकल के बच्चों को मैं पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि आप बड़ा सपना रखो। आज प्रॉब्लम यह है कि फेल्योर इज़ नॉट बट लो एम इज़ क्राइम। हमारा छोटा सा सपना, छोटा सा एम, वो हम इजीली फुलफिल कर लेते हैं और वो खुशी में हम हमारा पूरा पोटेंशियल यूज़ नहीं करते। जब मैं खेती करता था और डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के लिए एग्ज़ाम देता था, तभी मुझे लोगों ने भी यही बताया कि एक किसान आदमी कलेक्टर बनने के लिए जा रहा है, एसपी बनने के लिए जा रहा है। तो जब लोग तुम्हारे सपने के ऊपर हंसेंगे तब तुम राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं। नहीं तो जब लोग तुमको हंसेंगे नहीं तो तुम्हारा जो डायरेक्शन है वो गलत है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब लोग तुमको कुछ बोलेंगे तो तुम उसी के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। लोगों का काम है कहने का, छोड़ो बेकार की बातें। और जब तुम लोगों का बोलने से परटब होते रहेंगे, डिस्टर्ब होते रहेंगे, तो तुम तुम्हारा एम कभी भी हासिल नहीं कर सकते। तो दूसरी बात ये ध्यान में रखो, जब तुम्हारा एम इतना बड़ा है तब लोग तुमको हंसेंगे, और जब लोग तुम्हारे प्रति हंसना चालू करेंगे तो तुम बहरापन तुम्हारे इसमें कर लो। तो लोगों का सुनने का नहीं। और तीसरी बात मैं सबसे इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि जब तुम कोई तुम्हारा सपना देख रहे तो वो सपना देखते समय तुम पागल बन जाओ, बी मैड। क्योंकि जो इतिहास हुआ है, पागल लोगों ने ही इतिहास बनाया है। शहीद भगत सिंह 21 साल के थे, इनकलाब जिंदाबाद करके हंसते हंसते फांसी का फंदा उसने गले में डाल दिया, 21 साल का नौजवान। तो कुछ जो काम करने का है उसके प्रति आपका 100% दो। एक ही सृष्टि में प्राणी है जो अपनी ज़िंदगी का 100% देता नहीं, वो है आदमी। ज़िंदगी में तुम पूरा साइकोलॉजिकल स्टडी करो, चाहे जंगल में शेर हो, चीता हो, पैंथर हो, जबरा हो, वो अपने ज़िंदगी का 100% योगदान हर दिन करते हैं, शिकार करने के लिए या शिकारी से भागने के लिए। लेकिन आदमी एक ऐसा प्राणी है जो भगवान ने निर्माण किया है, वो ज़िंदगी में कभी भी 100% नहीं देता है। तो 100% दो। जब मैं एक भी दिन कॉलेज में नहीं गया 12th के बाद, लेकिन बाद में मैंने 3 MBA किए, 3 PhD मैंने की, LLB किया, LLM किया, डिप्लोमा इन साइबर लॉ किया, और अभी मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ का MBA स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट कर रहा हूँ। लाइफ में चौथी बात ये कि नेवर गेट सेटिस्फाइड। जिस दिन तुम सेटिस्फाई होगे उस दिन तुम्हारा प्रोग्रेस का कर्व ये नीचे आना चालू हो जाएगा। एवरी डे तुम तुम्हारी खुद की कंपटीशन खुद से रखो। तुम्हारा पर्सनालिटी में कल क्या थी, आज वैल्यू एडिशन क्या हुआ और कल क्या होने वाला है। जब तुम खुद की स्पर्धा खुद से करेंगे तब तुम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। एक शाहरुख खान की फिल्म में बहुत अच्छा डायलॉग है, जब तुम कोई चीज़ दिल से चाहते हो तो सारी कायनात
तुम्हारे साथ आ जाती है और तुमको मदद करती है। तो जो लोग कोई भी चीज़ दिल से चाहते हैं, यू मस्ट हैव बर्निंग डिज़ायर, यू मस्ट हैव डिज़ायर इन योर हार्ट, यू मस्ट हैव फायर इन योर हार्ट, तब तक तुम कौन सा भी सक्सेस नहीं पा सकोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है, जब लोग मुझे बोलने लगे अभी तुम पीएसआई हो गए, पीएसआई की तो बहुत अच्छी नौकरी है, अभी आगे पढ़ के क्या करेगा, तो मैं सबसे यही बात करता रहूँगा कि जीवन में जब तुम जिस दिन समझने लगेंगे कि मैं आज सेटिस्फाई हो गया हूँ, जो स्टीव जॉब का एक कहने का बहुत अच्छा है, स्टे फुल स्टे हंग्री, यू शैल बी ऑलवेज हंग्री फॉर द सक्सेस, फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड फॉर द सोशल कंट्रीब्यूशन। तो डेली तुमने तुम्हारी पर्सनालिटी में वैल्यू एडिशन क्या किया है, इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं हर साल एग्ज़ाम देता रहा हूँ। मैंने यूएस में भी कमांडो कोर्स किया, रेंजर्स कोर्स किया, इज़राइल में भी सेंट हाइफा में माशाओ कोर्स किया। तो जब तुम चाहते हैं तो वो चीज़ तुमको मिल जाती है। तो इसके लिए सबको मैं अपील करना चाहता हूँ, जो तुमने ठान लिया तो वो काम पूरा करने के लिए 24/7/30 365 काम करना चाहिए। नहीं तो आज बहुत से लड़के मैंने देखा हूँ गांव से दिल्ली में आते और 8-8 10-10 साल यूपीएससी का प्रिपरेशन करते और यूपीएससी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो बाकी जगह पे अप्लाई करते। तो ये लोगों को भी मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा 4 साल 5 साल में कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हारा प्लान भी तैयार करो। ऑलवेज यू हैव ए बी प्लान। जब तुम कुछ भी काम करने के लिए जा रहे हैं, तुम्हारा प्लान ए रेडी है, तो ये प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो प्लान बी भी तुम्हारे साथ में रहो। ये दोनों प्लान में से एक प्लान सक्सेस होगा और बाद में जो लाइफ में फ्रस्ट्रेशन या फीलिंग ऑफ रिजेक्शन आता है तो नहीं आएगा। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, हम जब इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, तो हम यही चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं कि ये लड़कों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, आत्मविश्वास कितना है। और मैंने तो ऐसे स्टूडेंट कैंडिडेट देखे, बहुत कम मार्क मिले, लेकिन उसकी मेहनत वो लोगों ने कंटिन्यू रखी। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। तो जब तुम कोई ठान लिया है तो उसमें तुम पूरा इन्वॉल्व हो जाओ। जब जंग का इतिहास लिखा जाता है तो जंग का इतिहास लिखते हुए शहीदों ने गोली कहाँ झेली, सीने पे झेली या पीठ पे झेली, इसके ऊपर उसका इतिहास निर्भर होता है। तो तुम कितना कॉन्फिडेंस के साथ वो तुम चुनौती के सामने तुमने लड़ाई दिया, तो इसके ऊपर तुम्हारा सक्सेस ये होता है। और सिर्फ लाल दिया का गाड़ी, बड़े बंगला, बड़े मकान, बड़ा ऑफिस, ये बड़ा के चक्कर में जो लोग बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। तुम लोक सेवक है, यू आर ए पब्लिक सर्वेंट। तुम्हारा उत्तरदायित्व तो पूरी भारतवर्ष के लिए है, गरीबों के लिए है, समाज के प्रति है। नई सोचें, नई दिशाएं, नए बनाए रास्ते, नई सोचें, नई दिशाएं, नए बनाए रास्ते, अपने लिए नई यारो, जिए वतन के वास्ते, जिए वतन के वास्ते। आज बहुत जो लोग मेहनत से यूपीएससी एमपीएससी देते, तो बहुत लोगों का अट्रैक्शन रहता है सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, अच्छी तनख्वाह, लेकिन ये तुम्हारा सपना नहीं होना चाहिए। भारत माता की सेवा मैं कैसा करूँगा, इसके लिए भी तुम्हारा उत्तरदायित्व है।
मैंने सर्विस में जब जब मैं कार्यरत था, मैंने 2.5 लाख पेड़ लगाए और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुझे वनश्री भी दिया। और पूरे भारतवर्ष में 130 करोड़ लोगों में एक आदमी को इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र अवार्ड दिया जाता है, वो भी मुझे मिला। तो जो ये सरकारी सेवा है, सरकारी सेवा ये सिर्फ तुम्हारे हमारे वेलफेयर के लिए नहीं है। ये हम वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, तो ये पब्लिक वेलफेयर के लिए हमारी नौकरी है। और इससे ज़्यादा मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि तुम कितने ब्रिलियंट है, कितने इंटेलिजेंट है, ये नहीं ध्यान में लिया जाता है। तो सबसे ध्यान में ये लिया जाता है तुमने किस स्ट्रैटेजी से स्टडी किया है। स्ट्रैटेजिस्ट आर ऑलवेज विनर एंड नॉन स्ट्रैटेजिस्ट आर ऑलवेज डिफीटर्स। तो तुमने स्ट्रैटेजी कौन सा अप्लाई किया, इसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्विस मिलना बहुत आसान है, लेकिन तुम्हारा सही कैरेक्टर की पहचान, सही पर्सनालिटी की पहचान, सही व्यक्तिमत्व की पहचान जब तुम सर्विस ज्वाइन करते तब होती है। मैं डीकेटी व्यासपीठ के माध्यम से मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो हमारे प्रेक्षक है उसको सब मैं भावी आयुष्य के लिए शुभकामना देना चाहता हूँ। आप सब लोग यशवंत बनो, गुणवंत बनो, कीर्तिवंत बनो, नामवंत बनो, बुद्धिवंत बनो, ऐसे माँ तुलजा भवानी को प्रार्थना करता हूँ।